हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। मनोहर जी और उनकी पत्नी आशा एकाकी व निरस्ता भरा जीवन व्यतीत कर रहे थे। इकलौती बेटी काजल की वे शादी कर चुके थे, परंतु जिद्दी बेटी ने जरा सी बात पर नाराज होकर पिता से रिश्ता तोड़ लिया था। इस कारण पति पत्नी के बीच भी तनाव रहता था। इसी गम ने उन्हें असमय बूढ़ा कर दिया था। आज सुबह लगभग 4 बजे सपने में बेटी को रोता देखकर उनकी आंखें खुल गई थी। उनको भ्रम था कि सुबह का सपना सच होता है, इसलिए अनिष्ट की आशंका से उनकी नींद उड़ गई थी। वे पत्नी से बेटी को फ़ोन करने के लिए भी नहीं कह सकते थे, क्योंकि यह उनके अहम के आड़े आता। बेटी के जिद्दी और अड़ियल स्वभाव के कारण वे डरे हुए रहते थे कि एक दिन अवश्य वह तलाक का निर्णय करके लुटी पिटी जहां आकर खड़ी हो जाएगी। आशा, मेरा सिर भारी हो रहा है, एक कप चाय बना दो, अभी तो सुबह के 6 ही बजे हैं। तुम्हारी लाडली को सपने में रोते हुए देखा है, तभी से मन खराब है। आपने उसके लिए कभी कुछ अच्छा सोचा है जो आज सोचेंगे? हमेशा नकारात्मक बातें ही सोचते हैं, इसी वजह से ऐसा सपना दिखा होगा। तुम्हारी नज़रों में तो हमेशा से मैं गलत ही रहता हूँ। आपकी वजह से ही न तो वह अब यहाँ आती है और न ही आपसे बात करती है। तब भी आप उसके लिए बुरा सपना ही देख रहे हैं। तुमने मेरे मन की पीड़ा को कभी नहीं समझा। उदास मन से वे उठे और सुबह की सैर को बाहर चले गए। तभी आशा का मोबाइल बज उठा था। उधर से बेटी की चहकती हुई आवाज़ सुनकर वे बोली, इस एनिवर्सरी पर तनीष ने कुछ खास गिफ्ट दिया है क्या? बड़ी खुश लग रही हो। नहीं माँ, वे तो मुझे हमेशा गिफ्ट देते रहते हैं। इस बार का गिफ्ट तो उन्हें मेरी तरफ से है। वह शर्माते हुए बोली थी, माँ हम दोनों इस बार एनिवर्सरी पर सेकेंड हनीमून के लिए सिंगापुर जा रहे हैं। तभी नेटवर्क चला गया था, इसलिए फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया था। आशा के दिल को ठंडक मिली थी, उनके मन को खुशी हुई थी कि देर से ही सही, परंतु अब बेटी ने पति को पूरी तरह स्वीकार कर लिया है। पति से बेटी के हनीमून पर जाने की बात वे बताना चाह रही थी, लेकिन वे अपने रोज़मर्रा के काम में व्यस्त हो गई। रात के लगभग 10:30 बजे थे। मनोहर जी उनंदे से हो गए थे, तभी उनका मोबाइल घनघना कर बज उठा था। दामाद तनिष का नंबर देख वे चौंक उठे थे, लेकिन मोबाइल पर तनिष का मित्र महेश की आवाज़ सुनाई दी। अंकल, तनिष का सीरियस एक्सीडेंट हो गया है, उसकी हालत गंभीर है, उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया है, आप तुरंत आ जाइए। उनके हाथ से मोबाइल छूट गया था। मनोहर जी के सफ़ेद पड़े हुए चेहरे को देखते आशा को समझ में आ गया था कि जरूर कुछ अप्रिय घटा है। क्या हुआ? तनीष की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, हम लोगों को तुरंत दिल्ली के लिए निकलना है। तनीष ठीक तो है? पता नहीं, तुम्हारी बेटी के लिए तो यह खुशी का क्षण होगा। जब से शादी हुई है उसने उन्हें एक दिन भी चैन से नहीं रहने दिया। सुबह जब वे ऑफिस के लिए निकले होंगे तो तुम्हारी बेटी ने अवश्य उनसे झगड़ा किया होगा। वे तनाव में गाड़ी चला रहे होंगे, बस हो गया होगा एक्सीडेंट। तुमसे कितनी बार मैंने कहा था कि अपनी बेटी को समझाओ कि पति की इज्जत करे, गोरे काले में कुछ नहीं रखा है, लेकिन तुम भी अपनी लाडली का पक्ष लेकर मुझे समझाती रही कि धैर्य रखो। तनिष जी की अच्छाइयों के समक्ष वह शीघ्र ही समर्पण कर देगी। काजल कैसी होगी उसका नाम मेरे सामने मत लो। आज तो वह बहुत खुश होगी कि तनिष घायल किए हुए मर जाते तो उसे उस काले आदमी से सदा के लिए छुटकारा मिल जाता। ऐसा मत सोचिए, पहले काजल को फ़ोन करके पूरा हाल तो पता कर लीजिए। क्या मुझे उसने फ़ोन किया है? उन्होंने अपने मित्र सुमेश से अस्पताल पहुंचने के लिए कहा और अपने पहुंचने की सूचना दी। आशा आखिर माँ थी, उनकी ममता व्याकुल उठी थी। उनके कान में उसके चहकते हुए शब्द सेकेंड हनीमून गूंज रहे थे। उन्होंने बेटी को फ़ोन लगाकर तनिष के एक्सीडेंट के बारे में पूछा। वह रोते रोते बुझे स्वर में बोली थी, उनकी हालत गंभीर है, उन्हें इंसेटिव केयर यूनिट में रखा गया है। खून बहुत बह गया है, इसलिए उनके ब्लड ग्रुप की खून की तलाश हो रही है। गुमसुम असहाय आशा अतीत में खो गई थी। उनके शादी के कई वर्षों बाद बड़ी कोशिशों के बाद उन्होंने इस बेटी का मुंह देखा था। सुंदर इतनी कि छूती ही मैली हो जाए। लाड प्यार के कारण बचपन से वह जिद्दी हो गई थी, लेकिन चूंकि पढ़ने में बहुत तेज, इसलिए मनोहर जी ने उसे पूरी आज़ादी दे रखी थी। काजल के मन में अपनी सुंदरता और गोरे रंग को लेकर बड़ा घमंड था। बचपन से ही वह काले रंग के लोगों का मजाक बनाती और उन्हें अपने से हीन समझती। उसके मन में अपने लिए श्रेष्ठता का अभिमान था।
जिसकी वजह से उन्होंने उसे कई बार डांट भी लगाई थी और सजा भी दी थी। समय को तो पंख लगे होते हैं, वह बीटेक पूरा करके आ गई थी। वे मन ही मन उसकी शादी के सपने बुन रही थी, परंतु बेटी काजल एमबीए करना चाह रही थी। इसके लिए मनोहर जी तो तैयार भी हो गए थे, परंतु आशा उससे पहले उसके शादी करने के पक्ष में थी। उसकी इच्छा को देखते हुए एमबीए कर लेने के बाद ही शादी पर विचार करने का अंतिम निर्णय ले लिया गया था। परंतु वे कुछ दिन से देख रही थी कि उसकी चंचल और शोक बेटी चुप चुप रहती थी। उसके चेहरे पर चिंता और परेशानी के भाव दिख रहे थे। वह फ़ोन पर किसी से देर तक बातें किया करती थी। एक दिन उन्होंने उससे प्यार से पूछने की कोशिश की थी, क्या बात है बेटी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, कोई समस्या हो तो बताओ। नो मॉम, कोई समस्या नहीं है, ऑल इज वेल। काजल के चेहरे से स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था कि वह सफ़ेद झूठ बोल रही है। आशा के मन में शक का कीड़ा बैठ गया था, क्योंकि काजल अपने फ़ोन को एक क्षण के लिए भी अपने से अलग नहीं करती थी और उनके छूते ही वह चिल्ला पड़ती थी। एक रात जब वह गहरी नींद में सो रही थी तो चुपके से उन्होंने उसके फ़ोन को उठाकर देखा तो उसी फ़ोन ने उसकी सारी हकीकत बयां कर दी थी। अमन माई लाइफ, उसके साथ सेल्फी, फोटोग्राफ, ढेरों मैसेज देख वे घबरा उठी थी। अतरंग क्षणों की भी तस्वीरें मोबाइल में कैद थी। प्यार में दीवानी बेटी धर्म परिवर्तन करके उसके साथ शीघ्र ही निकाह करने वाली थी। उसी क्षण उन्होंने पति को सारी बातें बताई तो उन्होंने बेटी को डांट डपट कर और आत्महत्या की धमकी देकर बिना किसी विलंब के अपने मित्र के बेटे तनीष के साथ उसका रिश्ता पक्का कर दिया था। उन्होंने एक हफ्ते के अंदर ही शादी पक्की कर दी। उन्होंने एक बार पति से कहा भी था, जल्दबाजी मत कीजिए, बेटी को संभलने का एक मौका तो दीजिए। लड़की का रंग बहुत काला है, अपनी काजल उसके साथ खुश नहीं रह पाएगी। वे नाराज उठे थे, सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। यदि उसे एक मौका दिया तो निश्चय तुम्हारी लाडली धर्म परिवर्तन करके उसके जीवन सहचरी बनकर कुरान की आयतें पढ़नी शुरू कर देगी। वे सहम कर चुप हो गई थी, परंतु उनकी आंखें डबडबा उठी थी। पिता के क्रोध और धमकी के कारण काजल ने उनके समक्ष समर्पण कर दिया था। स्पष्ट रूप से विरोध तो नहीं किया था, परंतु उसके नेत्रों से अश्रु निरंतर झरते रहे थे। बेटी के मन की पीड़ा की कसक से मजबूर उनकी आंखों में भी आंसू उमड़ते रहे थे। जयमाला और विवाह मंडप में काजल के चेहरे पर विरक्ति व घृणा के भाव थे, तो तनीष सुंदर अर्धांगिनी को पाकर गर्व से फूला नहीं समा रहा था। उसका चेहरा गर्व से प्रदीप्त हो रहा था, तो काजल निर्जीव पुतले के समान चुप थी। तनीष दिल्ली आईआईटी का गोल्ड मेडलिस्ट था। दिल्ली में उसका अपना फ्लैट था। 30 लाख रुपए का उसका सैलरी पैकेज था। उसने हनीमून के लिए सिंगापुर का पैकेज लिया हुआ था। सिंगापुर की हरी भरी सुंदर वादियों में भी वह अपनी पत्नी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने में कामयाब न हो सका था। काजल को खुश करने के लिए उसके हर संभव प्रयास असफल रहे थे। काजल चाह रही थी कि वह उसकी हरकतों से परेशान होकर उसे अपनी मां के यहाँ जाने को कह दे, ताकि उसके पापा ने उसके साथ जो अन्याय किया है उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़े और फिर वह अपने प्रियतम अमन की बाहों में चली जाएगी। एक दिन वह बोला था, काजल, क्या तुम्हें यहाँ पर आकर अच्छा नहीं लगा? तुम्हारा सुंदर प्यारा सा चेहरा हर समय बुझा बुझा सा रहता है। वह तपाक से बोली थी, हाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। तुमसे पहले मेरी ज़िंदगी में कोई दूसरा जगह ले चुका है। होता है काजल, प्यार किसी से किया नहीं जाता बल्कि हो जाता है। फिर तुम तो इतनी खूबसूरत परी हो, जिसको तुमसे प्यार किया होगा वह भी बहुत सुंदर रहा होगा, और तुम्हारी सुंदरता पर तो कोई भी अपनी जान कुर्बान कर सकता है। वह सोचने लगी कि यह इंसान किस मिट्टी का बना हुआ है। इसके चेहरे पर न तो कोई क्रोध है न आक्रोश। आपने भी तो अपने कॉलेज के दिनों में किसी न किसी को प्यार किया होगा। मेरा यह आबनूसी काला चेहरा देखकर भला मुझसे कौन इश्क करेगा? मैं तो बहुत खुश हूँ जो मुझे तुम जैसी सुंदर पत्नी मिली। मैं तो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैं किसी दूसरे को पहले से प्यार करती थी, यह जानकर आपको बुरा नहीं लगा? बुरा लगने की भला क्या बात है? तुम अकेली थी, आज़ाद थी, किसको चाहो किसे न चाहो यह तुम्हारा व्यक्तिगत फैसला था। शादी मुझसे की है, इसलिए मेरी पत्नी हो, मैं तो केवल यही जानता हूँ। तुम बहुत ही खूबसूरत हो और इसलिए मैं अपने पर इतरा रहा हूँ। तनिष को परेशान करने के लिए वह जल्दी जल्दी अपनी माँ के पास जाने की जिद करती, परंतु वह बिना किसी ना नुक्कुर के उसके फ्लाइट की टिकट बुक करवा देता। उसकी उपेक्षा व तिरस्कार का तनिष पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। वह तो अपनी पत्नी की सुंदरता पर मुग्ध भाव से मुस्कुराता रहता।
हर क्षण उसकी प्रसन्नता के लिए प्रयास करता रहता। वह उसे अंडसंड बोलती, वह प्रताड़ित करने के अवसर खोजती रहती, खाली समय में अपने अमन के ख्यालों में खोई रहती। मनोहर जी को काजल का जल्दी जल्दी आना अच्छा नहीं लगा था। एक दिन वे अपनी पत्नी से बोले थे, अपनी लाडली को समझाओ, पति के घर रहने की आदत डाले। वह तो हम लोगों का समय अच्छा है कि हमें इतना अच्छा दामाद मिला है जो उसकी हर इच्छा को पूरी करता है। मैं तो यही चाहता हूँ कि वह तनिष्क के प्यार को समझे। आपने अपनी बेटी के प्यार को समझा था। आपको उसकी हर बात से परेशानी होती है। पहले आपने बिना उसकी रजामंदी के शादी करवा दी। अब आप चाहते हैं कि वह तुरंत उसे अपना ले, जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि बचपन से ही काले रंग के लोगों से वह नफरत करती है। आपको याद नहीं है, पहले मैं भी तो जल्दी जल्दी मायके जाने की जिद करती थी। उसको समय दीजिए, वह तनिष्क के प्यार की कद्र करने लगेगी। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि वह पति के प्यार को समझे, उसे इज्जत दे और उसे प्यार भी करे। वे नाराज होते थे। ठीक है, तुम उसे सह देती रहो। जब शादी टूट जाए और दोनों के बीच तलाक हो जाए तो मेरे कंधे पर सिर रखकर मत रोना कि अब क्या करूं। समाज में सबके सामने मेरी इज्जत खराब हो गई। तुम ही तो उस दिन कह रही थी कि सुनीता भाभी कह रही थी कि क्या बात है, काजल के पति से बनती नहीं है क्या? ऐसा नहीं होगा, लोगों की तो आदत होती है दूसरों के फटे में टांग अड़ाने की। काजल कमरे के बाहर से सब सुनती रही थी। वह तमक्कर बोली थी, पापा आपने मेरी शादी करवाकर समाज में अपनी इज्जत जरूर बचा ली, परंतु आपने कभी यह नहीं सोचा कि काले बदसूरत और नापसंद आदमी के साथ एक घर में रहकर वह रोज कितनी तकलीफ से गुजरती होगी। आपने हमेशा अपने बारे में सोचा, समाज क्या कहेगा यह सोचा। मेरे प्यार, मेरी चाहत और मेरे जख्मों के बारे में कभी नहीं सोच पाए। आप स्वार्थी हैं। यदि मेरे बार बार आने से आपके समाज में बदनामी होती है तो मैं अब यहाँ नहीं आया करूँगी। आज से मैं आपसे रिश्ता तोड़ती हूँ। वह नाराज होकर चली गई थी। उसके बाद से काजल ना तो कभी उनके पास आई और न ही अपने पापा से कभी फ़ोन पर बात की। उसका जीवन निरुद्देश्य था। वह टीवी सीरियल से सिर फोड़ती या अपने फ़ोन पर उंगलियां चलाती और सबसे थक हार कर वह तनिष्क को कोसना शुरू कर देती। उफ, मुझे इस आपनोसी अफ्रीकन से मुक्त कर दो। वह मन मन में सोचती रहती, इसका एक्सीडेंट क्यों नहीं हो जाता, या मर क्यों नहीं जाता। तनिष्क सुंदर पत्नी के प्रेम में पागल ऑफिस से बार बार उसे फ़ोन करता रहता। उसका दिल हर समय डरता रहता कि जब वह ऑफिस से शाम को घर लौटे तो कहीं वह घर से नदारद होकर अपने प्रेमी की बाहों में ना पहुंच चुकी हो। जब कभी वह ऑफिस से रात में देर से घर आता तो वह पूछ लेता, काजल मैं देर से आता हूँ तो तुम परेशान हो जाती होगी। हमेशा वह तपाक से बोलती, भला मैं क्यों परेशान होंगी, जाना चाहो तो हमेशा के लिए जा सकते हो। वह हर क्षण उसके अहम को चोट पहुँचाती कि वह अब नाराज होगा, परंतु वह अपना हौसला नहीं छोड़ता। उसके चेहरे पर हर पल मुस्कुराहट बनी रहती। कुछ दिनों बाद एक दिन वह बोला, काजल तुम दिन भर घर में बोर होती होगी, इसलिए तुम्हारे लिए मैंने एक जॉब की बात की है। तुम घर से निकलोगी तो वहाँ 4 लोगों से मिलना जुलना होगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम्हें दिन भर की बोरियत से छुटकारा मिलेगा। आज एक पल को वह सोचने को मजबूर हो गई थी कि यह आदमी उसके बारे में कितना सोचता रहता है। वह बचपन से ही शिक्षा कार्य से जुड़ने का सपना देखती रही थी, परंतु दिखाने के लिए एहसान जताते वह बोली थी, अब आपने बात कर ली है तो ठीक है, चलिए मैं इंटरव्यू दे दूंगी, केवल आपकी इच्छा पूरी करने के लिए। आज वह एक अरसे बाद ढंग से तैयार हुई थी। आईने में अपनी अक्स को देखकर वह अपनी सुंदरता पर रीझ उठी थी, परंतु अपने साथ तनिष्क को देखते उसका मूड खराब हो गया था। तनिष्क भी अपने को रोक नहीं पाया था और हिचकिचाहट के साथ उसके माथे पर प्यार की मुहर लगाते हुए बोला था, काजल तुम सच में मुझे मोह लेती हो। आज वह नाराज होने की जगह शर्मा गई थी। शादी का 1 साल पूरा हो चुका था। उसे अब तनिष्क की आदतें भाने लगी थी। वह कॉलेज जाने लगी थी, वहाँ जाकर खुश रहने लगी थी। वह तनिष्क के साथ हंसकर बातें भी करने लगी थी। एक शाम वह बिना बताए उसे लेने के लिए कॉलेज पहुँच गया था। उस समय वह अपने साथियों के साथ किसी बात पर जोर जोर से ठहाके लगा रही थी। उसको देखते ही वह गंभीर हो उठी थी और बुरा सा मुंह बनाकर बोली थी, क्यों, मुझे चेक करने आए थे? ऐसा क्यों कह रही हो? आज तुम्हारा बर्थडे है ना, इसलिए सुबह ही तो शॉपिंग की बात हुई थी। आज खाना भी बाहर ही खा लेंगे। ओके ओके, शॉपिंग के नाम से उसकी आंखें चमक उठी थी।
बहुत दिनों बाद आज उसने कई सारी ब्रांडेड ड्रेसेस पसंद कर ली थी। वह ट्रायल रूम में पहन पहन कर तनिष्क को दिखाकर पूछ भी रही थी, कैसी लग रही हूँ। फिर वह बोली थी, बिल ज़्यादा हो गया हो तो मैं ड्रेसेस कम कर दूँ। प्रसन्नता से अभिभूत तनिष्क बोला था, नहीं नहीं, 2-4 और लेनी हो तो ले सकती हो। एक लाल रंग की सुंदर सी ड्रेस हाथ में उठाकर वह बोला था, यह वाली तुम पर बहुत फबेगी, या मेरी ओर से ले लो। वह खुश होकर बोली थी, अरे इस पर तो मेरी नज़र ही नहीं पड़ी थी। सच में यह तो सबसे अधिक सुंदर ड्रेस है। आज पहली बार उसने तनिष्क को प्यार भरी नज़रों से देखा था। काजल, इसी तरह मुस्कुराती और खुश रहा करो तो तुम बहुत सुंदर लगती हो। समय के अंतराल से दोनों के बीच की दूरियां कम होने लगी थी। अब वह तनिष्क को स्वीकार करने लगी थी। दोनों के बीच पनपते हुए रिश्ते का फल काजल के जीवन में अंकुरित होने लगा था। नव जीवन की सांसों की अनुभूति से तनिष्क के प्रति वह समर्पित अनुभव करने लगी थी। उसके प्रति क्रोध और नफरत के स्थान पर प्यार पनपने लगा था। तनिष्क पापा बनने वाला है, यह जानकर वह चमत्कृत था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने तो काजल के पांवों तले फूल बिछा दिए थे। उसकी दीवानगी ने सारी सीमाएं पार कर दी थी। उस समय उसने आशा को उसकी देखभाल के लिए बुलाया था। आशा बेटी के पास आई तो तनिष्क की काजल के लिए दीवानगी और प्यार देकर गदगद हो उठी थी। उन्होंने काजल को बताया था कि अमन शादी करके अपने जीवन में आगे बढ़ चुका है, इसलिए अब उसे भी कसम खानी पड़ेगी कि वह भी तनिष्क के साथ प्यार व इज्जत के साथ रहेगी। यद्यपि कि वह भी तनिष्क से प्यार करने लगी थी, परंतु आदत के अनुसार पति के सामने आते उसकी जबान कड़वाहट उगलने लगती थी। एक दिन अतरंग क्षणों में वह काजल से बोला था, मुझे तो बेटी चाहिए और वह भी तुम्हारी तरह सुंदर और प्यारी सी। यदि बेटा हो गया, वह भी मेरी तरह शक्ल सूरत और काले रंग का, तब तो तुम्हारे लिए बेटा भी दंड स्वरूप हो जाएगा, क्योंकि अभी तो तुम्हें एक ही काले बदसूरत तनिष्क को अपने इर्द गिर्द देखना पड़ता है। यदि बेटा भी ऐसा हो जाएगा तब तुम्हारे चारों तरफ बदशक्ल कुरूपों का जमावड़ा हो जाएगा, और तुम्हारे लिए इससे बड़ी सजा अन्य कुछ हो ही नहीं सकती। काजल द्रवित हो उठी थी। उसने उसके मुंह पर हाथ रख दिया था, प्लीज मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दो। सहमानुसार उसकी गोद में उसके हम शक्ल परी सी बेटी आ गई थी। आशा बेटी को समझा बुझाकर लौट गई थी। एक दिन तनिष्क को बहुत जोर का बुखार आ गया था। वह बेहोशी में भी काजल काजल पुकार रहा था। उसकी बिगड़ती हालत देख आज वह पहली बार अपने को असहाय अनुभव कर रही थी। वह डॉक्टर को फ़ोन करते ही तनिष्क के लंबे जीवन व स्वास्थ्य की कामना करने लगी थी। अब वह तनिष्क को दिल से चाहने लगी थी। जिस काले बदशक्ल व्यक्ति से वह नफरत करती थी, वही अब उसका सर्वस्व बन चुका था। ऑफिस से आने पर उसे जरा भी देर होती तो वह पल पल में उसे फ़ोन करती रहती। एक दिन वह तनिष्क से बोली थी, तनिष्क, मैंने तुम्हारा हनीमून बर्बाद कर दिया था और उसके बाद भी मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, इसलिए मैं अब दोबारा उन्हीं पलों को उन्हीं जगहों पर जीकर एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। ओके डियर, आप अपनी छुट्टी के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। मैंने आपको सरप्राइज़ देने के लिए सब बुकिंग करवा ली है। हर्षा तिरेक में तनिष्क उसे बाहों में भर अपने प्यार की मोहर लगाकर हनीमून के बारे में सोचते हुए तेजी से ऑफिस के लिए निकल गया था। उसी रात हुए इस हादसे से काजल की मनोस्थिति जड़वत हो गई थी। वह निरुद्देश्य निराधार आईसीयू के बाहर चहलकदमी कर रही थी। मनोहर जी और माँ आशा को देखते वह अपने पापा के कंधे से लिपटकर बिलख बिलख कर रोने लगी थी। वह अस्फुट शब्दों में बोली, पापा प्लीज़ मेरे तनिष्क को बचा लीजिए। अभी तो मैंने उसे प्यार करना शुरू ही किया है। मुझे उसके साथ हनीमून पर जाना है। मनोहर जी स्वयं को संभाल नहीं पा रहे थे। वे भी रोते रोते बोले थे, कुछ नहीं होगा तेरे तनिष्क को, तेरा प्यार जो उसके साथ है। शिष्यों के साथ संज्ञा शून्य होते होते उसके मुंह से हनीमून पर जाना है निकल रहा था। वहाँ खड़े सभी लोगों की आंखों से बरबस आंसू निकल पड़े थे। दोस्तों, ऐसी ढेरों कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सामने के बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे सेट कर दें, जिससे आने वाली अगली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। यदि आपको यह स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।